क्या था हमारा ये फिक्स पॉइंट का अबाउट फिक्स डिस्टेंस पे मोशन होता है। कहाँ पे होता है? फिक्स पॉइंट का अबाउट फिक्स डिस्टेंस पे मोशन को क्या बोलते हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसमें नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या बताएंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म तो स्पीड चेंज करना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करना, काइनेटिक चेंज करना, टाइम पीरियड चेंज करना, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी। ये 5 पैरामीटर तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको याद हो गया। उसके अलावा जो है तो 3 फॉर्मेट बताएंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन का। 3 फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा फॉर्मेट ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और ए साइन ओमेगा टी जे कैप। और तीसरा फॉर्मेट ए कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी। ये क्या था हमारा? सर्कुलर मोशन के डिफरेंट फॉर्म्स थे। तो आइडेंटिफाई कर लोगे। फर्दर आगे मूव करते हैं कि सर्कुलर मोशन के तो प्रॉपर्टीज में मूव करते हैं। सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्या होता है ये डेफिनेशन? क्या होता है? तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाई पार्टिकल ऑन द सेंटर। एंगल डिस्क्राइब्ड बाई पार्टिकल ऑन द पार्टिकल जो है सेंटर पे जो एंगल डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो दैट इज द थीटा। अब ये थीटा मेजरमेंट कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी कौन सी वाली होगी? कौन बताएगा? ये एनालॉग है। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी का एनालॉग है। v इक्वल डी एस बाई डी टी का एनालॉग है। इसमें क्या क्या बताया था? किसी को याद? आप बताएंगे साहब क्या बताया था इसमें? चुप रहेंगे बाकी लोग, इनको बोलने देंगे। हाँ हाँ बगल वाले इधर। हाँ तुम बताओगे। ये बोलेंगे कि पोजीशन वेरिएबल रहेगा, डिफ्रेंशिएट करके तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। पोजीशन टाइम का स्लोप रहेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। और चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम से क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। सेम एनालॉग यहाँ पे तो लाइक रेप्लिकेट करना था। क्या बोलेंगे आप? थीटा वेरिएबल रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ओमेगा। और थीटा इन टाइम का ग्राफ रहेगा, स्लोप निकाल देंगे, इंस्टेंटेनियस डब्ल्यू निकल जाएगा। और चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम कर दोगे तो डब्ल्यू एवरेज डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। डब्ल्यू एवरेज डब्ल्यू। तो ये एनालॉग था आपको लाइक तो एक्सप्रेस करनी चाहिए थे पहले ऑलरेडी। जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें तो आपने कर रखा है उसी का। तो लाइक रोटेशनल एनालॉग तो यूज करने जा रहे हैं। बाकी ओमेगा या थीटा या अल्फ़ा का डायरेक्शंस के लिए याद होगा लोगों को क्या बताया गया था? क्लॉकवाइज के लिए माइनस के कैप और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस के कैप। क्या एग्जाम्पल दिया था? तो बॉटल को या कलम को या फिर जो है स्क्रू ड्राइवर को तो क्लॉकवाइज घुमाते तो कहाँ जाता है? तो माइनस के कैप। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डायरेक्शन इनका यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। घूमने का जो डायरेक्शन है उससे तो डायरेक्शन पता कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड के लिए तो इंस्टेंटेनियस डब्ल्यू कैसे निकालने बोल देगा? इंस्टेंटेनियस डब्ल्यू का 2 तरीका बताओगे, डिफ्रेंशिएट करके और स्लोप से। एवरेज का बताओगे? चेंज इन डब्ल्यू बाई और चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम से तो एवरेज डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएगी। तो नेक्स्ट वन इज तो डब्ल्यू अल्फा तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये किसका एनालॉग है? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का एनालॉग है। और क्या था इसका फार्मूला? यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। हाँ साहब इधर से आप बताएंगे क्या क्या इस पे बताया गया था? वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो ए इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। हाँ साहब यहाँ पे क्या बताया गया था? वेलोसिटी पोजीशन का फॉर्मेट दिया हुआ तो डिफ्रेंशिएट करके रख देंगे, एक बार डायरेक्ट उतार देंगे।
तो क्या निकल जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाता है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। ओमेगा वेरिएबल रहेगा तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओमेगा टी का स्लोप निकाल देंगे तो ए इंस्टेंटेनियस आएगा, चेंज इन डब्ल्यू बाई चेंज इन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। या लाइक किसके टर्म्स में रहेगा हमारा, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा रहेगा। किस में रहेगा, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो क्या कर देंगे आप, तो डैट विल बी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी थीटा निकाल देंगे, ओमेगा से मैग्नीफाई कर देंगे, डैट विल गिव यू अल्फा, डैट विल गिव यू अल्फा। तो अल्फा एंड ओमेगा का कैलकुलेशन यहाँ से कर देंगे, आपस में रिलेशन होता है। ये ज्योमेट्री का रिलेशन जानते होगे, कितना क्या रिलेशन होता है इनमें, एंगल घुमा थीटा, ये आर्क रेडियस, तो आर्क एंड रेडियस एंड थीटा में रिलेशन। तो एक्स इक्वल टू आर थीटा, ऐसा सुना होगा आपने, एक्स इक्वल टू आर थीटा। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, वी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, वी इज इक्वल टू, इनमें वेक्टर रिलेशन ऐसा होता है, स्केलर रिलेशन आर डब्ल्यू लिख लो, वी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, वेक्टर रिलेशन वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हाँ जी, मेजर करते हैं वैसे, एक्स के वैल्यू आर थीटा के कनेक्शन आ जाएगा। ये जो है ना ज्योमेट्री का जो पहली बुक मिलता है तीसरी क्लास में, उस पर तो डायग्राम बनाया रहता है, सर्किल बनाया रहता है और एक्स और आर थीटा में रिलेशन लिखा रहता है, किताब के कवर पे ही लिखा रहता है। कभी नहीं देखा एक्स इक्वल टू आर थीटा। तो जनजन योजना हर एक को पता होना चाहिए, वी एंड डब्ल्यू एंड आर में भी जनजन योजना, वी डब्ल्यू वी इक्वल टू आर डब्ल्यू। और आगे जो है इसमें और क्या क्या बता रखा है ऑलरेडी, क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे ही जानते हो कि ये जो ये और ये जो होगा, डब्ल्यू इस पर क्या होगा, आर उस पर क्या होगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है कि डब्ल्यू एंड आर भी क्या होता है आपस में, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बेसिकली क्या है, एक्सियल डायरेक्शन में होता है, आर क्या हमारा रेडियल है। तो रेडियल और एक्सियल क्या होंगे हमेशा, परपेंडिकुलर। रेडियल और एक्सियल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बोला है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसमें जो है वी एंड ओमेगा एंड आर, ये तीनों आपस में क्या है, किसी भी दो के बीच का एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। किसी भी दो के बीच का एंगल 90, किसी भी दो के बीच का एंगल, तो किसी भी दो का डॉट ले लो तो तीसरा के बराबर है नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनका डॉट लो या इनका डॉट लो, किसी भी दो का डॉट ले लो, इनकी वैल्यू 0, इनकी वैल्यू तो 0, किसी भी दो का डॉट ले लो, किसी भी दो का डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताया था, राइट कॉन्सेप्ट, राइट कॉन्सेप्ट। ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, राइट में क्या था, टी क्या था हमारा, वेलोसिटी किधर होती है, कैसा एग्जाम, 2-4 एग्जाम्पल होता है कॉमन लाइफ में कि टेंजेंशियल किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है या इवन किसी भी कर्व पे घूम रहा, किसी भी कर्व पे घूम रहा तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी, टेंजेंशियल होगी। कौन से एग्जाम्पल सुना, स्टोन से को थ्रेड से टाइट करके घुमाते हैं, कब, जब वो निकल जाएगा तो किधर जाता है, टेंजेंशियल जाता है, किधर जाता है, टेंजेंशियल जाता है। समझ आई बात नहीं आई। और कोई एग्जांपल, रोड पे देखो वो टायर घूम रहा है ना, टायर किसी पानी में घूमती तो किधर कैसे पानी निकलती है, अरे घूमता हुआ चक्का जाता है ना तो कैसे निकलती है, दिखा है कभी। या टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो उसको क्या करते हैं, किसी पहिए के नीचे जो साइकिल के पहिए के नीचे क्या रख दो, कागज़ रख दो, अब पहिए घुमाओगे तो कागज़ कैसे उड़ता है, अरे टेंजेंशियली उड़ता है, किधर उड़ता है, समझ आई बात नहीं। तो ये सब एग्जांपल क्या शो आउट करते हैं कि वेलोसिटी किधर की अलॉन्ग होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, वी की डायरेक्शन किधर हो गया, और आर फॉर रेडियल वेक्टर तो रेडियस के अलॉन्ग होगा, आर किसके अलॉन्ग होगा, रेडियस का अलॉन्ग होगा, और ओमेगा किधर होगा हमारा, तो एक्सिस का अलॉन्ग होगा। तीनों को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो
दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। ये इधर इधर से इधर जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन, आई कैप, और इधर की तरफ तो आर जो है तो किधर है, तो आई कैप में है। और घूमने का डायरेक्शन किधर है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज ले लें। घूमने का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, के कैप है या माइनस के कैप, प्लस के कैप। तो ओमेगा क्रॉस आर, देखो ओमेगा किधर है हमारा, ओमेगा किधर है, के कैप, और आर किधर है, तो के क्रॉस आई होता है क्या, तो टेंजेंट में आ जाएगा। तो आपस में फॉलो करते हैं, इसलिए इसको राइट बोलते हैं। समझ आई बात नहीं, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ना, V इक्वल टू ऐसा डायग्राम दिखा दिया तो अपने आप यहाँ से तो प्रूव आउट हो जाता है कि ओमेगा किधर है। अगर मान लिया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, के कैप, और आर किधर है, मान लिया यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो आर का वेक्टर किधर लग हो गया, आई कैप। तो के क्रॉस आई किधर हो जाएगा, तो जे कैप किधर होगा, तो ये टेंजेंट का लॉन्ग आ जाएगा। कोई दो को फिक्स करेंगे तो तीसरा अपने आप ही तो शो आउट कर देगा। जे इक्वल टू के क्रॉस आई आर 80, किसी भी दो का तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो था ये वेलोसिटी के बारे में चर्चा हो गया। क्या कौन कौन सी वेलोसिटी, तो एक लीनियर वेलोसिटी होती है, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी पे क्या क्या चर्चा होगी, ध्यान सुनोगे। लीनियर वेलोसिटी में तो बताया गया कि इसका तो डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या डायरेक्शन, दोनों जगह पे क्या होगा, कैसे चेंज होता रहता है, डायरेक्शन देखोगे कि जब घूम रहा है तो इधर इधर जे कैप में है, और जब यहाँ पे आया तो किधर हो गया, और यहाँ पे तो एवरी मोमेंट पे तो वेलोसिटी चेंज होती है। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन में चेंज होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन में भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा। डायरेक्शन में भी चेंज होगा और, समझ आई बात, मैग्नीट्यूड में उसका जहाँ पे चेंज होगा उसी को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। समझ नहीं आया, अरे फैन को ऑन किया ना तो क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म बोला, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। घड़ी कैसा को मोशन कर रहा है, घड़ी घूम रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे उसे, समझ आई बात नहीं। तो दोनों पहले कंडीशन क्या नहीं, दोनों के केस में तो फिक्स पॉइंट कवर्ड पार्टिकल का मोशन होना चाहिए, और फिक्स पॉइंट कवर्ड मोशन होने के बाद अगर स्पीड क्या करेगी, चेंज होगी, तो क्या बोलेंगे उसे, और स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो यूनिफॉर्म बोलेंगे। डिस्टिंक्शन कहाँ से होता है, स्पीड से। डायरेक्शन दोनों में चेंज करता है, वेलोसिटी दोनों में चेंज करता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में चेंज करता है। तो डिस्टिंक्शन कौन करता है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा यूनिफॉर्म और मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, हाँ बोलेंगे जिनको दिक्कत है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट पे, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी और ओमेगा एंड आर में रिलेशन देख लिया। वेलोसिटी के बारे में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया। जब भी अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा तो ओमेगा भी किस में चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा। ओमेगा किस में चेंज करेगा, V इक्वल टू ओमेगा आ रहा है ना, तो अगर V चेंज करेगा तो ओमेगा भी क्या करेगा। समझ आ गया होगा लोगों को। यूनिफॉर्म में चलो लीनियर वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या समझ में आया आपको लीनियर वेलोसिटी के बारे में, चुप रहोगे। यूनिफॉर्म तुम्हें अच्छा लगता है या नॉन यूनिफॉर्म, एग्जामिनर को क्या अच्छा लगता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म को मतलब 7वीं क्लास की बात चल रही। यूजुअली आपके लेवल में जो क्वेश्चन अगर आएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो कौन से किससे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म से आएगा। यूनिफॉर्म से आना मतलब 7वीं क्लास का क्वेश्चन दे दिएगा। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में किया जाता है, समझ आई बात नहीं है। यूनिफॉर्म में क्या अच्छा लगा आपको, स्पीड सेम होती है, और क्या चेंज करती है, चुप रहेंगे बाकी लोग, इनको बोल दें क्यों वेलोसिटी चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज होता है। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बताएंगे,
तो डिफरेंट रहेगी। तो आप तो जानते ही हो फिर। तो वही कि एंगुलर वही एंगुलर वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल होती है। एक्चुअल होती है, और ये जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है हाँ जी, ये बात तो किसकी हो रही थी अभी? लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही थी। तो जब हमने वो फिर वाला लिखा था सेकंड जिसमें, तो जो लिखा है सेम एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी और वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हाँ, जब वेलोसिटी बोलते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं? लीनियर वाली की बात कर रहे होते हैं। आप बताएंगे साहब या सुन लेंगे पहले? लीनियर का तो चर्चा कर दिया इन्होंने। एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी। तो घड़ी का मोशन ले ले, घड़ी का मोशन में क्या होता है? परमानेंटली वो घूम रहा है, किधर घूम रहा है? तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो ओमेगा यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में क्या रहता है? फिक्स रहता है। और ओमेगा नॉन यूनिफॉर्म में तो डायरेक्शन तो परमानेंट रहेगा एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड क्या करेगा? चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड क्या करेगा? चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। कुछ और डिफिनेशन आप सुन लें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। यूनिफॉर्म का ऐसा भी डिफाइन करते हैं। एक तो हो गया ऐसे एक 80 से डिफाइन कर दिया यूनिफॉर्म को, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें तो स्पीड सेम रहती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, टाइम पीरियड सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, या स्पीड में चेंज जीरो होता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होता है, टाइम पीरियड में चेंज जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज जीरो होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ऐसा डिफिनेशन में सुन लेंगे कि अगर इक्वल एंगल घूमने में इक्वल टाइम ले रहा तो डेट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल एंगल घूमने में घड़ी देखा ना, घड़ी में तो 12 से 1 बज गया तो कितना डिग्री घूम गया? 15 डिग्री घुमा या 30 डिग्री घुमा? 12 से 1 बजने में 30 डिग्री घुमा, कितना घंटा लगा? 1 घंटा। 1 से 2 बजने में कितना घुमा? कितना टाइम लगा? तो इक्वल एंगल घूमने में इक्वल टाइम लगता है तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? समझ आई बात नहीं? तो ऐसे भी डिफाइन कर लेंगे। इक्वल एंगल घूमने में इक्वल टाइम लगता है या इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूमता है, तो क्या बोलेंगे उसे? एक पहले लीनियर वेलोसिटी की बात करो या एंगुलर की बात करो? लीनियर में तो किसकी? नॉन यूनिफॉर्म में। हाँ, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन में क्या करेंगे तो इक्वल एंगल घूमने के लिए अलग अलग टाइम ले रहा है। इक्वल एंगल घूमने के लिए टाइम क्या हो जाए? डिफरेंट, या टाइम डिफरेंट हो गया, या सेम टाइम में एंगल क्या घूम रहा है? अलग अलग घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे आप? समझ आई बात? हाँ, सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल, या सेम एंगल घूमने के लिए सेम टाइम यूनिफॉर्म, और सेम एंगल घूमने के लिए अलग अलग टाइम, या अलग अलग घूमने के लिए इक्वल टाइम, तो क्या बोलेंगे इसे? नॉन यूनिफॉर्म। ये कॉमन सेंस जैसा ऐसा होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो लाइक आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, कभी क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पेज पलट दिया, और कभी क्या करते हैं? आराम से। तो दोनों कैसा प्रोसेस कर रहे हैं आप? अरे 1 घंटा में कभी 10 पेज पलट दिया, कभी 1 घंटा में एक भी पेज भी नहीं पलटा, तो कैसे केस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझ आई बात?
1 घंटा में कभी 10 पेज पलट ले रहे हैं, कभी 1 पेज पलट रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म। या 10 पेज पलटने में एक बार कितना घंटा लिया, 1 घंटा, और एक बार ये 2 घंटा ले लिया, तो ऐसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है। एंगल में चेंज हो, टाइम का चेंज का रेशियो क्या अगर कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्म। और एंगल में चेंज और टाइम में चेंज का रेशियो क्या आ गया, डिफरेंट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे, तो जैसे भी डिफाइन कर लो, ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी में थीटा में चेंज और टाइम में चेंज का रेशियो बैलेंस है तो यूनिफॉर्म बोलेंगे, मतलब ओमेगा कांस्टेंट। मतलब टेक्निकली हम लोग पहले डिफाइन कर रखे हैं, बाकी लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, समझ आई बात नहीं आई। वो जो लिखा दिया ना SAKET, तो उसका जब पूरा सर्कुलर मोशन वहाँ से तो कंप्लीट हो जाता है, जितने थ्योरेटिकल पॉइंट होंगे तो वहाँ से ही कंप्लीट हो जाता है। देखो इधर SAKET, देखो थ्योरेटिकल पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे यहीं पे। 5 तो बेसिक याद हो गया ना सब लोगों को, चुप रहेगा इनको बोलने। देखो 5 बताओगे तुम बेसिक, सेम स्पीड, सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। चेंज इन स्पीड 0, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन टाइम पीरियड 0, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे, समझ आई बात नहीं, यूनिफॉर्म। तो 10 और पॉइंट दे रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, देखो पहले तो यहाँ से काम करो, इधर देखो कुछ और डिफिनीशन सामने आ रहा है, 10 सामने आ रहे हैं, उधर देखता है, देखो स्पीड में चेंज कितना है, तो स्पीड में चेंज बाई टाइम में चेंज का रेशियो क्या बोलते हैं, तो dv/dt बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डेट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कहाँ पे, यूनिफॉर्म में। और इसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मास से गुना कर दो, टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया, टेंजेंशियल फोर्स 0। ओमेगा में चेंज कितना बताया, 0, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो अल्फा 0। अल्फा इंटू आर को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो भी कितना हो गया। या फिर यहाँ से भी मास से गुना कर दो, टेंजेंशियल फोर्स भी कितना हो गया, आई अल्फा को क्या बोलते हैं, समझ नहीं आया। अल्फा अभी लिखा था, बगल वाले बताएंगे क्या था अल्फा, अल्फा क्या था, क्या था बेटा, क्या था, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है, एक्सियल वेक्टर होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो 5 0 आ गया, सुना, पहले जो है तो 15 प्रॉपर्टी हो गई, 15 प्रॉपर्टी, हाँ साहब 15 प्रॉपर्टी बताओगे तुम, स्पीड सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। स्पीड में चेंज है 0, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज 0, काइनेटिक में चेंज 0, टाइम पीरियड में चेंज 0, फ्रीक्वेंसी में चेंज 0। स्पीड में चेंज में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल फोर्स 0, अल्फा 0, एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, टॉर्क 0। समझ आई बात नहीं, 15 हो गए। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट में पूछे रहते हैं तो आप कनेक्ट कर लोगे। और 15 किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस बन जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, यूनिफॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या होता है, परमानेंट कांस्टेंट होता है, एक्सिस का लंब हो जाता है। आई अल्फा को टॉर्क बोलते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, उसी का एनालॉग टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा होता है। पंद्रह नॉन यूनिफॉर्म के लिए कलेक्ट कर लोगे। 15 नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, टाइम पीरियड चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। चेंज इन स्पीड 0 नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज 0 नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 नहीं होगी, टाइम पीरियड में चेंज 0 नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी में चेंज 0 नहीं होगी, या AT 0 नहीं होगा, FT 0 नहीं होगा, अल्फा 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा, AT 0 नहीं होगा, FT 0 नहीं होगा।
तो 15 किसके लिए हो गया ये? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से तो एक पार्ट हो गया। बाकी और देखेंगे काइनेटिक में चेंज कितना है हमारा? यूनिफॉर्म में तो 0 है। काइनेटिक में चेंज यूनिफॉर्म की अगर बात करें मतलब क्या समझ में आएगा? यूनिफॉर्म याद रखेंगे और उल्टा कर देंगे तो किसके लिए बन जाता है? काइनेटिक में चेंज कितना हो गया? काइनेटिक में चेंज को क्या बोलती है दुनिया? वर्क। तो वर्क कितना होता है यूनिफॉर्म में? वर्क कितना होता है यूनिफॉर्म में? 0। अब वर्क के रेट को क्या बोलते हैं? तो पावर भी कितना हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क पावर क्या होता है? वर्क पावर 0 होता है। वर्क पावर समझ आ गई बात? बाकी और कहानी अब तो पूरा सुन ही लें आप। तो 2 फोर्स का नाम सुना, एक टेंजेंशियल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल। एक क्या आएगी? सेंट्रीपिटल। चलें अभी सेंट्रीपिटल को डिफाइन करता हूँ, टेंजेंशियल को डिफाइन करता हूँ। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलें, ये रेडियल फोर्स बोलें या नॉर्मल फोर्स बोलें। देगा तो डायग्राम देगा, डायग्राम बना के फेंकना नहीं होता, समझना तो डायग्राम को। ये जो है ना, तो यहाँ पे जब सर्कल में घूमेगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सर्कल में घूमेगा, ऊपर देखता रहेगा। बाकी वैसे समझा देता पहले तो वैसे देख लें आप कि क्या है। तो सर्कल में जब घूमेगा, सर्कल में घूमेगा तो सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल पे डिपेंडिंग ऑन की क्या केस है। अगर स्पीड चेंज कर रहा होगा तो स्पीड चेंज कर रहा होगा तो इसके ऊपर इधर भी फोर्स लगता है और इधर भी फोर्स लगता है। इधर वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? रेडियल फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, और पिटल मतलब पेटता है। क्या करता है? सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर को पीटना। कुछ नहीं समझ में आया? सेंट्रीपिटल का ऐसे सुना होगा ना कि तुम इतिहास पढ़ते तो उसमें लिखा था कि इस लैंग्वेज में इसका मतलब यह था, इसलिए उसको न्यूटन ने क्या पकड़ लिया, उसको सेंट्रीपिटल ही क्यों बोला? अरे तो किसी लैंग्वेज में उसका मतलब क्या होता है? सेंटर को पीटना, सेंटर पे फोर्स लगाना। समझ आई बात नहीं है? इसलिए उसको क्या बना दिया? ऐसे तुमने नहीं सुना क्या कि इसका नाम इसलिए पढ़ा कि क्योंकि इस लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता। समझ आई बात नहीं है? ये बोला जा रहा है कि जब सर्कल में घूमता तो एक फोर्स होता जिसका डायरेक्शन किधर होता? फोर्स का एक ही मतलब होता, क्या करना? मारना। जो रोड पे आप बोलते हैं कि मारने का काम होना, तो उसी को न्यूटन ने क्या नाम दिया? स्पेशल फोर्स। तो ये हमेशा किधर की तरफ लगता है? समझ आई बात? ये किधर की तरफ लगता रहता है? सेंटर की तरफ लगता रहता है। इसीलिए क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रीपिटल। क्या बोला? बीवी का काम क्या होता? अरे बीवी जो है मतलब सुबह से मारना शुरू कर दिया, जब भी मौका मिला तो क्या अरे पता ही नहीं है। तो ये पता है ना कि मतलब किसी, चलो हमारा ही केस ले लें, हमारा केस कहाँ पहुँच गया? कोर्ट में पहुँच गया, डाइवोर्स की नौबत आ गई। तो जज ने पूछा कि तुम डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो? तो हमने बताया कि वो मुझे मारती है। क्या करती है? मारती है। तो जज ने पूछा कि ये अभी मारना पीटना अभी स्टार्ट हुआ या शुरू से? तो हमने बताया शुरू से। तो शुरू से मारपीट हो ही रही है, तो इतनी देर तक मतलब इतना देर से डाइवोर्स क्यों? शादी के 20 साल बाद डाइवोर्स क्यों? 20 साल पहले ही हो जाता। समझ आई बात नहीं आई? तो फिर हमने क्या बोला? हमने बोला कि शुरू में निशाना सही नहीं था, लेकिन अब निशाना प्रैक्टिस से निशाना अब क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, इसलिए अब इस लेवल पे पहुंच गया। समझ आई बात नहीं आई? तो जैसे बीवी का काम क्या होता है? मारना, वैसे किसका सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम है? ये किसको मारता है? इसका पति नहीं है, किसको मारता है? ये सेंटर भी मारता रहता है। इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। डायरेक्शन हमेशा परमानेंटली कहाँ होता है?
ये एक यूनिक फोर्स है, बोलेंगे पूरे फिजिक्स में एक यूनिक फोर्स है जिसका परमानेंट डायरेक्शन क्या होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। कहीं भी रहे एक ही इसका काम है, किसको पीटना, सेंटर को पीटना। आइए से ये ऐसा जो डायरेक्शन होता है ना, ये ऐसा डायरेक्शन, ये इधर और इधर, इसको वेक्टर में तो बताया था, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियल, और इसको क्या बोलते हैं रेडियल। ये इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट और ये क्या है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वालों को नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलें या टेंजेंट और रेडियल, समझ आई बात नहीं। तो रेडियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है, रेडियल सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक ही मीनिंग है, ठीक है। और दूसरा एक्सियल और रेडियल में तुम बताओ ना। अरे रेडियल ये रेडियस का लॉन्ग, रेडियस हुआ ऐसे 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 ऐसे, और एक्सियल ऐसा हुआ, झंडा 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 समझते हो ना। प्लांट क्या हो गया, एक्सियल हो गया, के कैप को क्या बोलेंगे, और रेडियस किधर हो गया। तुम बिस्तर पे सोओगे तुम रेडियस हो या एक्सियल हो, बस खत्म हुई बात। बिस्तर पे सोओगे तो तुम क्या हो, रेडियल डायरेक्शन में हो रहे हो। एक्सियल कौन सा था, झंडा जो फहराते हैं या प्लांट जो लगाते हैं, तो वो क्या होगा हमारा एक्सियल कंडीशन हो गया। समझ आ गया होगा लोगों को। मैं खड़ा हूँ, मैं कौन सा केस हूँ, एक्सियल। मैं कौन सा केस हूँ, तो एक फोर्स सेंट्रीपिटल के बारे में समझ में आ गया होगा लोगों को। सेंट्रीपिटल के बारे में क्या यूनिक चीज़ है, परमानेंटली कहाँ लगता है, ये सेंट्रीपिटल की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है, परमानेंट सेंटर को हिट करता रहता है। तो अनदर के लिए क्या बताएंगे आप, टेंजेंशियल। तो परमानेंट टेंजेंशियल क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। परमानेंटली क्या होगा, तो टेंजेंट का अलोंग होगा। तो एक फोर्स टेंजेंशियल, एक फोर्स सेंट्रीपिटल। जन्म कहाँ से होता देख लो दोनों का, दोनों का जन्म। मैग्नीट्यूड के बारे में लिख लेंगे m/dt या m/at या m अल्फा। टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड और सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड के बारे में लिख लेंगे mv²/r m/bw या m⍵²r। ये सारी किसका तो वैल्यू है। एक को याद रख लो सेंट्रीपिटल वाले में, तो mv²/r याद रख लिया, बाकी को चेंज कर लोगे। बाकी को क्या कर लेंगे, कैसे, v=ω रख दो वहाँ पे, v=ω²r², नीचे r है, मार जाएगा तो कितना आ जाएगा, m⍵²r। क्या आ जाएगा, या यहाँ पे जो है इसमें ω × r को क्या लिख दो, m × ω कर दोगे, ω को क्या लिख लोगे, तो ये बन जाएगा। तो आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में m/dt m/at m⍵. mv²/r m⍵v m⍵²r। कन्वर्ट कर लोगे, बताते ना कैसे जन्म होता है, ये पूछना चाहते हो। ये जो तो वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड का जो चेंज हो रहा है उसके कारण ये जन्म होता है। किसी कारण जन्म होता है, चलिए दो फोर्स दिख गया आपको, क्या बोल दिया आपको, दो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा लोगे, इसका स्क्वायर का रूट कर लोगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा।
मास सबसे हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओगे? डी बाई डी टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा आर रेडियल एक्सेलरेशन, बी स्क्वायर आर, ओमेगा भी ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आई बात नहीं? फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होता है? तो 1 किलो मास के लिए जो फोर्स की वैल्यू वही क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। पर यूनिट मास बोलेंगे, 1 किलो मास के लिए जो हो गई तो उसे क्या बोलेंगे आप? तो एक्सेलरेशन बोल देंगे। और दोनों फोर्स के बारे में तो मैग्नीट्यूड वाइज किसी को दिक्कत है बता देगा। बोले 3 फोर्स की क्या ज़रूरत है? ये 3 फार्मूले की क्या ज़रूरत है? एक फार्मूले से भी ज़िंदगी चला सकते हैं ना आप। तो अगर V दिया रहेगा, V एंड R दिया रहेगा, तो ये अप्लाई करके तो निकाल लेंगे। ओमेगा दिया रहेगा तो इसको अप्लाई करके निकाल लेंगे। ओमेगा एंड R दिया रहेगा तो इसको अप्लाई कर लेंगे। आप जो है तो MV² से याद रख सकते हैं। बोलेंगे हम एग्जाम में चेंज करूँगा, यहाँ पे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा कि आप वहाँ पे तो समझ आ गया होगा लोगों को। जन्म देख लेंगे, जन्म कैसे होता बताता है कि जो फोर्स होता, तो न्यूटन ने फोर्स नाम का फिजिकल पैरामीटर का बर्थडे क्यों करा, जन्म क्यों दिया? वर्क डन करवाने के लिए। किस लिए? पावर डिलीवर करने के लिए। क्या करने के लिए? पावर डिलीवर करने के लिए, टॉर्क देने के लिए। ये सब कौन देता है? ये सब फोर्स का तो काम है। समझ आई बात नहीं? फोर्स का पर्पस यही है कि वो क्या करेगा? वर्क डन। फोर्स का पर्पस क्या? पावर डिलीवर करेगा। फोर्स का पर्पस क्या है? पावर, वर्क डन, टॉर्क। ये सारे पर्पस किसके हैं? फोर्स का पर्पस है। ठीक। आपने अभी भी बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता और सेंट्रीपिटल होता। ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स है या नहीं है? कौन है? सेंट्रीपिटल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स है? अब फोर्स का पर्पस था ही क्या? वर्क, पावर, टॉर्क देना। लेकिन इसने डिलीवर किया क्या? तुम तो बोल रहे यूनिफॉर्म में वर्क डन, पावर, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? समझ आई बात कुछ? वन पर्पस क्या होता है कि टॉर्क, पावर, वर्क डन देना। किसका पर्पस? सेंट्रीपिटल फोर्स का है, फोर्स है, लेकिन वर्क डन, पावर, टॉर्क नहीं देता। तुम मांग रहे हो उससे, तुम दो वर्क डन, तुम टॉर्क दो, तुम पावर दो, लेकिन नहीं दिया। समझ आई बात नहीं है? ऐसा समझे स्टोरी, ऐसा समझे कि जैसे आपको ये सब चीज़ों के लिए घर पे आप किसको ही रखते हैं? घर पे वर्क डन के लिए, पावर के लिए, टॉर्क के लिए आप नौकर रखते हो ना। आप नौकर को लाया घर पे कि चलो तुम नौकर, तुम घर पे क्या करना? वर्क डन करना, पावर देना, टॉर्क देना। नौकर को ले आया घर पे, पहला दिन आया, उसने वर्क डन, पावर, टॉर्क नहीं दिया। मतलब बर्तन तुम्हें ही साफ़ करने पड़े, खाना भी तुम्हें बनाना पड़ा, झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना पड़ा, जो भी कपड़े वपड़े भी, वॉशिंग मशीन ख़राब है, तुम्हें सब कुछ करना पड़ा। समझ आई बात नहीं है? छत पे कपड़े सुखाना, लाना, जो काम है जो डेली लाइफ का सारे काम किसको करना पड़ा? नौकर घर पे बैठा ला रखा तुमने। अगले दिन, दूसरा दिन भी देखा कि नौकर आया है, आज तो स्टार्ट करेगा अपना कार्यक्रम, लेकिन दूसरे दिन भी उसने क्या करा?
ये सारे काम तुम्हें ही करना पड़ा, बर्दाश्त किए हुए तुम, ठीक है कि नौकर मुश्किल से मिला है, तीसरा दिन भी यही आ रहा है, चौथा दिन भी नौकर कर ही नहीं रहा है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, नौकर जो है वर्क एंड पावर टॉर्क नहीं दे रहा है, तुम उससे भीख भीख मांग रहे हो, तुम दो, वो दे ही नहीं रहा है। छठे सातवें दिन जाके क्या कर दो, महावन कर दो उसका। बहुत हुआ, बहुत हुआ, नौकर का सम्मान समझ आएगा तो नहीं, आप बोलोगे कि सर से ऊपर जा रहा है, अब नहीं चलेगा ये। लेकिन 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 मतलब ये मैं एनालॉग ले रहा हूं कि न्यूटन का नौकर कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स पहला दिन भी वर्क एंड पावर टॉर्क नहीं दिया, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी, पांचवा दिन भी, छठे दिन भी, सातवें दिन न्यूटन ने क्या करेगा, नहीं किया उसने, वर्क एंड पावर टॉर्क नहीं देने के बावजूद न्यूटन ने उसकी महावहन नहीं किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का नहीं करा। क्यों नहीं करा, सर्कुलर मोशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या दूसरा बोलेंगे सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन को चेंज करना। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो अगर मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो मेरा कैसा मोशन हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन में लेके डायरेक्शन चेंज करने के लिए वहां पे कौन है, इसीलिए 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 न्यूटन ने सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क एंड पावर टॉर्क नहीं देता, फिर भी उसकी महावहन नहीं किया। समझ आई बात, नहीं आई कोई, क्योंकि वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज होना सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। पहले तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सर्कुलर मोशन होना चाहिए ना, तो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो होगा ही नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो समझ आई बात नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो होगा ही नहीं, क्लियर बात हुई। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए न्यूटन की मजबूरी है कि उसको क्या करा, कैरी करा पूरे फिजिक्स में, जहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो वर्क डन नहीं करेगा, टॉर्क नहीं देगा, पावर नहीं देगा, फिर भी न्यूटन क्या करता है, उसको रखे हुए फिजिक्स में। समझ आ गई बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का पर्पस डायरेक्शन चेंज करना, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करना। टॉर्क पावर वर्क डन नहीं देने के लिए तो न्यूटन ने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम रख दिया कामचोर फोर्स। क्या रख दिया, कामचोर, पावर चोर, टॉर्क चोर। समझ नहीं आई बात, अरे देता ही नहीं है ना, जो काम नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, जो काम नहीं कर रहा उसको कामचोर बोलेंगे। तो न्यूटन ने इसको क्या नाम दे दिया, वर्कलेस टॉर्कलेस पावरलेस, वर्कलेस टॉर्कलेस पावरलेस। समझ आ गया वो लोगों को, वर्कलेस टॉर्कलेस पावरलेस रखने का क्या मजबूरी है इसको, डायरेक्शन चेंज करने के लिए यही है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए यही है। समझ आ गया वो लोगों को, क्योंकि जरूरी है कि ये सब तब होगा ना जब डायरेक्शन चेंज होगा, तब सर्कुलर मोशन बनेगा, तभी तो ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ पे इसकी जरूरत है, इसलिए इसको कैरी करना उसकी मजबूरी थी। समझ आई बात। या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या पर्पस है, तो डायरेक्शन चेंज करना। क्लियर, फोर्स बोले या एक्सेलरेशन बोले सिनोनिमस ही है, फोर एक्सेलरेशन को मास से गुना करके फोर्स कन्वर्ट हो जाता। तो दूसरा जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों फोर्स होते हैं या एक ही होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में से सेंट्रीपिटल भी होता है और टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों होता है नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में तो अब वहां पे नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन पावर टॉर्क मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है। और ये कसम खा रखा है सेंट्रीपिटल में नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, क्या करूंगा, तो डायरेक्शन चेंज करूंगा।
लेकिन वहाँ पे वर्क डन पावर टॉर्क मिल रहा तो कौन दे रहा? समझ आ गया होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स देता है, वर्क डन पावर टॉर्क ये सब कौन देता है? या स्पीड में चेंज कौन लाता है? समझ आ गया होगा। टेंजेंशियल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड में चेंज लाता है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल। काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना, स्पीड में चेंज लाना, टॉर्क देना, पावर देना, वर्क डन देना, अल्फा पैदा करना, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोल दिया सेंट्रीपिटल ने कि मैं एक ही काम करूंगा, बस एंड ओनली वन। समझ आई बात नहीं? एक ही काम करूंगा, सेंट्रीपिटल। बाकी सारा काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल को न्यूटन ने क्या नाम दिया? करमचंद। अच्छा, मोहनदास करमचंद गांधी सुना होगा ना? करमचंद नाम क्यों पड़ा था? वो एक्शन में विश्वास रखते थे। क्या बोलते थे? मैन ऑफ एक्शन। क्या बोलते थे गांधी जी को? अच्छा, ऐसा सुना ही नहीं? अरे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना लिया और ये सुना ही नहीं कि मैन ऑफ एक्शन बोला जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी उनका वो नाम थोड़ी था। अरे नाम उनका नहीं था, करमचंद उनको इसलिए बोला जाता था, हाँ, एक्शन में विश्वास रखते थे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अरे तो उनको मिला था ना, उनका नाम बढ़ते जाता था। बचपन में ऐसा नहीं था। और स्टार्टिंग में जब जन्म लिया था घर पे का नाम वाम दिया था, जब कॉलेज में पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ के आए थे? तो वहाँ पढ़ने गए थे तो वहाँ कॉलेज में ये नाम थोड़ी था। नहीं, मोहनदास तक ही था। बाद में लौट के आए ना, तब उनको नाम पड़ा कि क्या काम में विश्वास रखने है, तो इसलिए मोहनदास करमचंद कर दो। फिर गांधी, हैं? नहीं तो करमचंद उधर से टाइटल आ रहा है। वो करमचंद उस आदमी को बोलते, उनके सुनो तो, उनके पापा का भी नाम रहा नहीं है, वो भी एक्शन में विश्वास रखते थे। आज से तो जैसे मैंने क्या बोला, टेंजेंशियल फोर्स भी किस में विश्वास रखता है? एक्शन में। इसलिए इसको क्या नाम दिया? टेंजेंशियल फोर्स करमचंद गांधी, ऐसा नाम दे दिया तुमने। हाँ, गांधी के बारे में सुना होगा ना, उनको गांधी का टाइटल कुछ उन्होंने दिया था। और कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हाँ, हम महात्मा का। ऐसे गांधी का टाइटल कहीं से मिला हुआ उनको? अरे टाइटल कहीं ना कहीं से लग के आता है ना, ऐसे थोड़ी को दिया हुआ था किसी ने। बाप के नाम में टाइटल रहा होगा, दादा के नाम में टाइटल रहा होगा, दादा को किसने दिया होगा तो इस पे आ गया, चलता फिरता रहता है ना। समझ आई बात नहीं है? तो उसमें जाने से नहीं, मेरा पर्पस इतना ही है कि जो एक्शन वाले को क्या बोलते हैं? एक्शन वाले को टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंशियल फोर्स इज, टेंजेंशियल को क्या वर्क फोर्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स, टॉर्क फोर्स, पावर फोर्स। समझ आया? हमें क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लें। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होने का बस एक ही कारण होगा। क्या कारण होगा? कारण बस इतना ही होगा कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए और नहीं कर पाए। क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुम्हें पता चल जाना कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। वो लिख के नहीं बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वो जो प्रॉपर्टी बताया ना, वो लिखा रहता है, उससे तुम डिस्टिंग्विश करना होगा कि यूनिफॉर्म है या, और यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वाली सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगी? और वहाँ से तुम्हारे ऑप्शन निकल जाएंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मतलब यही तुम्हें फंडा में क्या दिक्कत है। अरे कहाँ है बताया कि यूनिफॉर्म में? हाँ बेटा, तो बोला ना कि सेंट्रीपिटल दोनों में होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल नहीं करता ना। तो नहीं करता तो यूनिफॉर्म में तो वो सब होगा ही नहीं। दोनों में कहाँ होगा? यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ भी बोलेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में भी दोनों हैं। वर्कलेस वो है, नॉन यूनिफॉर्म में
सेंट्रिपिटल वर्कलेस है और वो क्या है, वर्क फोर्स है। वो वर्कलेस है और ये समझ आई बात नहीं, आप कुछ समझ में आया? पूरे फिजिक्स में सेंट्रिपिटल क्या रहेगा, वर्कलेस रहेगा। आगे जाकर मैग्नेटिक फील्ड में फिर से आएगा या और भी बोर्स थ्योरी में आएगा या कुछ जगहों में जहाँ भी सर्कुलर मोशन आएगा तो मोस्ट ऑफ द जगहों पे यूनिफॉर्म वाला केस रहता है पढ़ना। मतलब यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे, आगे चल करके जो यूज होगा तो क्या रहेगा हमारा, यूनिफॉर्म वाला केस रहेगा। बाकी यहाँ पे हम लोग दोनों पढ़ेंगे। नहीं, क्वेश्चन नहीं होने का क्या कारण रहेगा, डिस्टिंग्विश तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन पकड़ा गया कि नॉन यूनिफॉर्म का है तो टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल दोनों होगा, समझ आई बात नहीं। टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल दोनों फोर्स होंगे, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लोगे, रूट ऑफ FT² प्लस FC²। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन देखोगे देखोगे देखोगे, ये देखोगे देखोगे देखोगे, कौन सा डायग्राम किसका है, ये नॉन यूनिफॉर्म का है। और ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, समझ आ गया होगा। तो ऐसा डायग्राम होगा क्या, ऐसा भी डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, दुनिया में ऐसा मोशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर हो ही नहीं सकता ऐसा, सेंट्रिपिटल नहीं रहेगा तो सर्कुलर पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई बात नहीं? तो यहीं से अर्थ को डिफाइन किया था, न्यूटन लॉ में डिफाइन किया, अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। यहीं से बोला था कि तुमने सुना ना, किसने बताया कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है? अरे केपलर ने बताया, केपलर ने बताया कि अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो घूम रही है तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब एक्सेलरेशन अर्थ के पास है ना, अर्थ के पास एक्सेलरेशन तो है ना, डेफिनेटली है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों होगा, टेंजेंशियल और अगर यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, सेंट्रिपिटल। लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना गारंटी के साथ, इसलिए अर्थ को कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएगा। एक्सेलरेशन वाले फ्रेम को क्या डिफाइन किया था हमने, समझ आ गई बात? तो ये नहीं है और बाकी लोग हैं। यहाँ पे तो इधर यूज कर सकते हो, अगर FT और FC मान सकते हैं या फिर क्या मान सकते हैं, AT एंड AC। मजा आया नहीं आया? हाँ मतलब दोनों ही होता है, दोनों में बोलते ही है कि तुम ना भी मानो, AT को नेग्लेक्ट इग्नोर भी करो तो AC तो होगा ना। तो AC है तो हम किस में जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, खत्म ही बात। ये बोला जा रहा है कि अब जो है तो डायग्राम देख लोगे, किसका डायग्राम बनाया, अगर एक्सेलरेशन में काम करें, एक्सेलरेशन में काम करें तो जो क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर मोशन के, तो 3 जगहों से क्वेश्चंस बनते हैं। या तो जो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट बता दे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, वहाँ से बनते हैं, समझ आई बात नहीं। 15 से 20 पॉइंट यूनिफॉर्म में बता दिया, 15 से 20 पॉइंट दुनिया का कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले वहाँ से हो जाएंगे। एक तो थ्योरेटिकल डिफिनीशन से आपको पता चल गया, दूसरा तो सर्कुलर मोशन में क्या निकालना, टोटल एक्सेलरेशन निकालना, या इसी को मास से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन निकालने का एक टाइप ऑफ सवाल होता है। क्वेश्चंस में फोर्स के फंडे पे सवाल होते हैं। ए की वैल्यू कितना कौन बताएगा, AT और AC पता हो चुका है। AT की वैल्यू बताओ, 3 AT की 3 वैल्यू बताओगे, AT की 3 वैल्यू बताना, dV/dt, AT और तीसरा m × अल्फा आर, AT का 3 वैल्यू
एक तो AT, दूसरा dv/dt, तीसरा अल्फा आर। अरे अभी तो लिखाया था AT की वैल्यू यहाँ पे, AT यहाँ से हटा देंगे मास को तो क्या बन जाएगा सब, dv/dt को बोलते हैं। dv/dt का मतलब क्या है, कब इस्तेमाल करेंगे, जब पोजीशन दिया रहेगा तो पहले क्या कर लोगे, dv/dt निकालने के लिए पोजीशन दिया रहेगा, डिफ्रेंशिएट करके पहले v निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, डिफ्रेंशिएट करके a निकाल लोगे, और वो क्या आएगा, AT आएगा, डिफ्रेंशिएशन जो आएगा क्या आएगा। तो आपसे पूछ सकते हो कि इससे पहले जो पढ़ रहे थे अभी तक पढ़ाया तुमने, तो AT था या AC था, तो क्या था वो, अभी जो वेक्टर से यहाँ तक जो पढ़ रहे थे A बोल रहे थे ना, तो क्या पढ़ते थे वो, AT के बारे में पढ़ रहे थे। अरे dv/dt से ही निकालते थे ना पहले, तो कौन सा चीज़ पढ़ रहे थे, हाँ जी, चेंज इन स्पीड से AC आया, AT आया है, AT पढ़ रहे थे। AT का फार्मूला याद रह जाएगा, अल्फा आर, AT का dv/dt। तो अब dv/dt पहली तो क्लास से समझाया जा रहा है तुम्हें, तो पोजीशन दिया रहेगा, AT निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, एक बार से तो v निकलेगा, दूसरी बार से AT निकल जाएगा। तो AT निकालने की एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका अगर अल्फ़ा दिया रहेगा, अल्फ़ा इंटू आर को गुना कर दोगे। इस जो भी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में ये अल्फ़ा इंटू आर बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, जिसमें क्या दिया रहता है, अल्फ़ा दिया रहता है, आर दिया रहता है, एक्सेलरेशन पूछ रहा था, टेंजेंशियल वाला तो यहाँ से गुना करके निकाल लोगे। ये क्वेश्चन हमें काफ़ी लोग पूछे हैं, जहाँ पे अल्फ़ा दिया रहता है उनको समझ नहीं आता कि कैसे निकालो एक्सेलरेशन, दिमाग में क्लियर करके घुसाना था कि एक AT होता, दूसरा AC होता। अगर AT पूछा गया तो A बताएंगे, और AC पूछा गया तो यहाँ से बताएंगे ओमेगा v² या ओमेगा²r। क्लियर है ये, AT और AC दिखा दिया, टोटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, AT² प्लस टोटल एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, AT² प्लस AC², AT² प्लस AC², टोटल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है, मान ले लैम्डा, तो tan लैम्डा कितना, पैरेलल ट्रांसलेट कर दें, परपेंडिकुलर बाई AT और AC निकाल के रख देगा वहाँ पे। सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट फोर्स निकालना, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बता दिया क्लियर कट कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। AT निकालने का नियम भी सिखा दिया कि क्वेश्चंस हैं जहाँ पे तो AT निकालो, AC निकालो, और दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करके टोटल एक्सेलरेशन निकालो, और टोटल एक्सेलरेशन का क्या निकालो, तो टोटल एक्सेलरेशन का टेंजेंट के साथ क्या निकालो, डायरेक्शन निकालो। क्लियर कट बोल दिया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं सर्कुलर मोशन से। पहला टाइप में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दूसरा टाइप में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फोर्स फाइंड आउट करना। यहाँ पे ये अगर फोर्स में काम करना होगा तो क्या कर लोगे, FT एंड FC, FT² FC² इक्वल टू F की वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्शन तो उतना ही रहेगा, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मास ऊपर नीचे गुना करो कैंसिल हो जाएगा, तो यही डायरेक्शन रहेगा। समझ आ गई बात, जल्दी जल्दी कर लो। एक एक्सेलरेशन के काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालो, TQ/3 है, TQ/3 T इक्वल टू 2 सेकेंड पे, T इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो क्या निकालना, तो A निकालना। रेडियस जो सर्कुलर मोशन में कर रहा है रेडियस, तो रेडियस 2 मीटर ही ले लें। रेडियस का वैल्यू कितना ले लिया, एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना।
कौन सा वाला? ए सिकल टी क्यू बाई 3, बी निकाल लेंगे, डी एस बाई डी टी से बी आ जाएगा, डेट में 3t स्क्वायर बाई 3t स्क्वायर बाई 3, तो डेट भी बी की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर, ए टी डी बाई डी टी से डेट भी 2t, 2 सेकंड पे चाहिए तो 2 सेकंड पे ए टी की वैल्यू 4 हो गई, और ए सी की वैल्यू 2 सेकंड पे भी बता कर लेंगे, 2 सेकंड पे, तो भी की वैल्यू तो 2 गुने 2 स्क्वायर 4 हो गया, ए सी वैल्यू वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर कितना आ गया? अब कर पाओगे? अभी भी दिक्कत है। ए टी ए सी, जब ए पूछा गया, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी इसी में निकल जाता है कि जब भी उनको ए पूछा जाता है ना तो सेंटीमीटर तक ही रह जाते हैं, उनकी गाड़ी उससे बढ़ती नहीं है, मतलब वो सेंटीमीटर तक, मतलब उनका क्या है, मतलब वो यूनिफॉर्म में जिंदा है अभी तक, नॉन यूनिफॉर्म का उनकी ज़िंदगी में तो आगमन ही नहीं हुआ। समझ आइए, बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। जब एक्सेलरेशन पूछा गया तो क्या बताओगे? टोटल निकाल के बताओगे। जब तक नहीं बोला गया सेंटीमीटर टेंजेंशियल ऐसा, तब तक क्या बताएंगे? टोटल। क्या बताएंगे? तो कितने टाइप का एक्सेलरेशन? 2 तरह का या 3 तरह का? आप जैसे भी सोच लें, आपको दिख गया ना कि एक एसी होता है, एक एटी होता है, और उसी का तो दोनों किसका पार्ट है? वो टोटल एक्सेलरेशन का पार्ट है। किसका है? टोटल एक्सेलरेशन का पार्ट है। एक्चुअल एक्सेलरेशन एक ही है। अगर काउंटिंग पूछिएगा तो कितना बोलेंगे? एक ही है। उसी के 2 कितने टाइप हैं? एक सेंटीमीटर और एक दूसरा है। समझ आई बात? नहीं, जैसे बता था कि कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने टाइप हैं। एक्चुअल फोर्स की काउंटिंग करना होगा तो कितना बताएंगे? अरे लिखाया था ना कि न्यूटन लॉ में दिखाया होगा कि कहीं पे रफ सरफेस है, वहाँ पे पूछेगा कितने फोर्स हैं, तो एक वेट और फ्रिक्शन और नॉर्मल को क्या मानेंगे? एक मानेंगे। तो किसका टाइप है वो? समझ आई बात? नहीं, हाँ जी, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर अल्फा का जन्म डी बाई डी टी से होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो एक्सिस का लंब होगा, बस एक ही केस है। वो एनालॉग है लीनियर का, एंगुलर एनालॉग है। लीनियर में जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। जब घूमेगा तो वहाँ भी तो स्पीड चेंज होगी, उसके अनुसार से तो अल्फा आता है। लीनियर में स्पीड चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, वैसे एंगुलर में तो ओमेगा चेंज होगी तो क्या आएगा हमारा? अल्फा आएगा। अल्फा इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा की वैल्यू ठीक है, अल्फा आ गया, खत्म हुई बात। एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया तुमने। ए टी की वैल्यू अल्फा आर होता है, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा पूछा गया तो। समझ आ गई बात? ये रोटेशनल एनालॉग है, सर्कुलर एनालॉग है। लीनियर के जैसे ही ये तो सर्कुलर में तो ये पारामीटर जन्म लेते हैं। एसी पता चल गया, एटी पता चल गया। टॉपिक क्या था कि जब एक्सेलरेशन पूछे जाएंगे सर्कुलर मोशन में तो ए बताते हैं, एसी और एटी नहीं बताते हैं, टोटल ए बताएंगे। टोटल जब काउंट करेंगे तो अपने आप अगर यूनिफॉर्म है तो एटी 0 हो जाएगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा? एसी के बराबर हो जाएगा। ए किसके बराबर हो जाएगा? एसी के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई बात? नॉन यूनिफॉर्म में तो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का निकाल लोगे, यहाँ डायग्राम में दिखाओगे कौन सा?
डायग्राम में तो ऐसा दिखा दिया। कितना कितना आया था ये, तो ये 4 आया था, ये कितना आया था, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो डेट भी ये निकाल लोगे टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू √4 √5 हो गया tan लैम्डा की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan लैम्डा भी 8/4 डेट भी 2 लैम्डा इक्वल tan इनवर्स 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल tan इनवर्स 2। ये निकालने का गेम समझ आ गया होगा, बोल दिया कि एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि टॉपिक बता दिया कि सीधा पता है कि यहाँ से आते हैं, हम ये मास्टरी कर रहे हैं, जाके कर देंगे तो ख़त्म होगी बात। दूसरा रिवर्स क्वेश्चन देख सुनेगा। पीछे वाला क्वेश्चन में 4 पैरामीटर थे, 2 दिया था, 2 निकाला गया। 4 पैरामीटर क्या होते हैं, AT होते हैं, AC होते हैं, A होते हैं, लैम्डा होते हैं। दिया क्या था, AT एंड AC, और निकाला क्या, A एंड लैम्डा। रिवर्स क्वेश्चन भी होते हैं, A एंड लैम्डा दिया रहेगा और निकालना क्या होगा। समझ नहीं आई बात। रिवर्स क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। झूला झूलने वाला केस देखा है, एक बार तो किताबों में पढ़ोगे, एक बार तो सीधा ये क्वेश्चन ही दिखाया हुआ है, हर एक किताब में बना हुआ। कभी IIT के एग्जाम में पूछा गया कि झूला झूल रहा, पेंडुलम है, पेंडुलम बोले या झूला झुलाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। झूला जैसे पार्क वगैरह में किसी को झूलते देखा नहीं देखा, देखा है कैसे झूलते, वर्टिकल सर्किल या हॉरिजॉन्टल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है, कैसे सर्किल है, देखा या नहीं देखा, हॉरिजॉन्टल सर्किल या वर्टिकल सर्किल, देखा ही नहीं आज तक। ऐसा वाले झूला झूलते हैं जिसको झूला बोलते हैं, एक्चुअल जो एक्चुअल झूला झूलते हैं, जिसके पास है, जैसे मोदी साहब के पास है, वो सुना होगा ना कि मोदी साहब के जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ है, वो बैठ के झूलते हैं। अच्छा तुम घर पे ऐसा वाला लगाया क्या अरे झूला तो हमने यही सुना कि जिस मोदी साहब के घर में है तो अपने बैठ के झूलते हैं, ऐसे वाले झूला बोलते हैं। या जिसके घर में नहीं है तो पेड़ में अपना बांध लेता है। जो मोदी साहब नहीं है तो क्या करता है, पेड़ में रस्सी बांध लिया और अपना तकिया उठा के उसको नीचे रख लिया, उसी पे जाकर झूलता रहता है। गली मोहल्ले में देखोगे रास्ते में बच्चे ऐसे करते रहते हैं, अपना रस्सी बता लिया, उसी में झूले जा रहे हैं। तो वही झूला की बात है, देख लोगे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऐसा दिया हुआ, ऐसा झूल रहा है। मैं बोलना पड़ा था ये पॉइंट था कि हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है, वर्टिकल सर्किल होता है। कैसा सर्किल होता है ये, वर्टिकल सर्किल। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, स्पीड चेंज करता है, क्योंकि ऐसे झूलते झूलते यहाँ जाएगा रुक जाता है, तो जाएगा ऊपर जाएगा तो घटेगा, और फिर नीचे आएगा तो फिर क्या आएगा, बढ़ेगा, इधर जाता है इधर जाता है। क्या झूलता है, क्या करता है, झूलता है। तो देख लो कभी IIT के एग्जाम में पूछा गया, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाया हुआ कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा साहब, नॉन यूनिफॉर्म है तो होगा, पहले तो दोनों होगा, एक ये बोलेंगे और एक क्या होंगे, एक ये होंगे। ये 2 एक्सेलरेशन तो दिखा दिया ना। अब जो नेट आएगा हमें ये दिखाना, 4 ऑप्शन में तो जो ये दिया रहेगा वो ट्रू होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ऐसे जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, ये कहाँ से आ रहा है, और रिजल्टेंट दिखाया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा गया तो कौन सा दिखाओगे, AC दिखाओगे, AT दिखाओगे। रिजल्टेंट दिखाएंगे तो रिजल्टेंट 4 ऑप्शन में जिसमें ये बना रहेगा वो टिक आउट कर दोगे। समझ आई बात नहीं आई, हर एक किताब में छपा हुआ है। झूला झूल रहा है,
ऐसे नीचे ही आ रहा है, झूल करके नीचे आ रहा है, ये जा करके ना ऐसे लौट रहा है, ये गया यहाँ से ऐसे झूल रहा है, ऐसे गया यहाँ से, बोला कि धक्का दे करके, तो ऐसे दिखाया हुआ कि लौट रहा है इधर से, क्या कर रहा है, लौट रहा है, लौट रहा है, लौट रहा है। लौट रहा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये एक टेंजेंशियल हो गया, इधर रेडियल हो गया, नेट ऐसा हो गया। बता दें कि हर एक किताब में ये डायग्राम बना हुआ, आंखों से अच्छे से देख लेगा, जहाँ किताब में आपको मिले तो आपको समझ ज़्यादा आ जाएगी। पर 3-4 लैंग्वेज ऊपर स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ऐसा ऐसा है। हमने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम से बता दिया, स्टेटमेंट लिखा देगा, ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड है, स्विंग पे झूल रहा है, झूले पे झूल रहा है, जो भी लिखा रहेगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायग्राम। टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा दिखा देंगे। कौन होशियार है बताएगा, ऊपर जा रहा तो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही होगा। अगर ऊपर नीचे का चर्चा नहीं किया तो कितने लोगों को लग रहा है कि तभी जब ऊपर जा रहा होगा तो डायरेक्शन इधर आएगा? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? लग रहा है ना? ऊपर जाए या नीचे जाए, फोर्स कौन सा लग रहा है? ऊपर नीचे ले कौन जा रहा है उसको? ऊपर नीचे ले कौन जा रहा है? ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कौन? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे वेट वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। वेट किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो वेट का एक कंपाउंड इधर आएगा, एक किधर आएगा। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ये वाला कंपाउंड किधर रहेगा? ये वाला कंपाउंड ऊपर जाए या नीचे जाए, कहाँ रहेगा ये? अरे इसे यही एक्सेलरेशन देगा ना, यही क्या देगा? तो ये वाला कंपाउंड किधर रहेगा? कुछ समझ नहीं आया? अरे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी फोर्स के कारण आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे वेट mg लग रहा है, mg का कंपाउंड है किधर टेंजेंट में आएगा, किधर जाएगा? रेडियल में जाएगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है इसी कारण आ रहा है। तो जब ऊपर जाएगा तो भी फोर्स ऐसे ही लगेगा, और जब आदमी नीचे आएगा तो भी फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा। ऊपर जाए या नीचे लगेगा, वेट तो कैसे लगेगा? हमेशा। और वर्टिकल रहेगा तो कंपाउंड भी इधर ही आएगा। समझ नहीं आया? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो आएगा तो इसी फोर्स के कारण आएगा। mg sin थीटा कंपोनेंट ही क्या करता है? उसके स्पीड को कम करेगा या ज़्यादा करेगा? कौन करेगा? mg sin थीटा ही करेगा। स्पीड को कम और ज़्यादा कौन करेगा? जब ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो ये कम कर रहा होगा स्पीड को, और जब इधर आ रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? ये बढ़ा रहा होगा। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर ही रहेगा। ऊपर जाए या नीचे जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? नीचे आते समय ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, और ऊपर जाते समय तो रिटार्डिंग कहलाएगा। कैसे? हाँ, इधर रहेगा तो भी इधर ही आना चाहेगा ना। ये बोल रहा है कि उधर तुमने दिखाया, मैं इधर दिखाऊंगा तो क्या होगा? तो उधर देख लिए, बोल रहे कि मैं इधर दिखाऊंगा, मेरा झूला इधर है, तो इधर दिखा ले। आप बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? एक इधर सेंटीमीटर और एक इधर हो गया हमारा। तो यहाँ जो दिखाना होगा तो ऐसा दिखा देंगे। टोटल एक्सेलरेशन ये हो गया, टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर बात हो गई? झूले का आनंद लिया नहीं है? ये mg sin थीटा हो गया। यहाँ पे खेलने के लिए दो डायरेक्शन क्या होता? नेट एक्सेलरेशन ये होगा, ये सेंटीमीटर है और ये टेंजेंशियल है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा। और क्या?
कहीं भी जाए एम जी सेंटर तो यही रहेगा ना। हाँ इसमें इधर होगा नेट एसोलेशन। ऊपर जाइए नीचे जाए, ये फोर्सेज तो ऐसे ही रहेंगे, ये फोर्सेज ऐसे रहेगा तो इनका रिजल्टेंट ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ, मतलब मैं बोल रहा हूँ इधर या इधर रिजल्टेंट नहीं होगा, इनके और इनके बीच में कहीं पे होगा, डिपेंडिंग ऑन के मैग्नीट्यूड कितना कौन से ज़्यादा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तो दोनों का एंगल वैसे सेक्टर पे होगा, अदरवाइज जो है बीच में रहेगा। डी वी बाई डी टी ए टी को ही तो कहते हैं, ऊपर की तरफ डी वी बाई डी टी बताया कि ऊपर जाए या नीचे जाए, यहाँ तक तो किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। यहाँ से सर्किल अगर पूरा करोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इंटर तक पहुँचेगा। ए टी के डायरेक्शन परमानेंटली कितना होगा, टेंजेंट के लोग ऐसे ही रहेगा, इधर नीचे या काम करेगा, ऊपर जाए या नीचे जाए। डी वी बाई डी टी सुनो, नीचे से ऊपर का करूँ या ऊपर से नीचे करूँ, नीचे से ऊपर जा रहा, तुम्हें ये पता है कि वेलोसिटी घटेगी, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कम रहा, तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये कम है और ये क्या है निगेटिव आएगा। तो जब इस डायरेक्शन में काउंट किया तो वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, तो बेसिकली डायरेक्शन है किधर है उसका, इधर की तरफ है। तुम बोल रहे हो ना कि स्पीड घट रही है, तो जब मेजर तुम करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव में तो किधर हो गया वो, तो बेसिकली एक्सेलरेशन इधर ही है। तो डायरेक्टली हमने देख लिया कि एम जी साइन इधर ही आ रहा है, तो बोले इधर जाए या इधर जाए। हाँ एक बार मोशन सपोर्ट कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, एक बार क्या कर रहा है घटा रहा है। दोनों केस में तो एक्सेलरेशन परमानेंट क्या है, अंडर ग्रेविटी का केस है, पूरा का पूरा अंडर ग्रेविटी में ऐसे तो पढ़ते हैं, अंडर ग्रेविटी में तो ऊपर जाइए नीचे जाए, जी कहाँ काम करता रहता है, तो बस वैसे ही केस है, ये ऊपर जाए या नीचे जाए, जी साइन थीटा किधर रहेगा, तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे ही दिखाएंगे, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे ही दिखाएंगे। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं एक्सेलरेशन पे, 3 टाइप का क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ज़्यादा 2 3 4 भी आते हैं, बट एक तो मिनिमम आता ही आता है। और कैटेगरी बता दें, पहला टाइप बताया थ्योरेटिकल पॉइंट, जो 30-40 पॉइंट जो बताया उसमें कवर अप हो जाएगा। अगर तुमने सुना ध्यान से और अकल है तो क्वेश्चन एलिमिनेट करके निकालोगे क्या सही है क्या गलत है। यही पूछा था कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग सही है कौन सा है। ऐसा कुछ जो नहीं लिखते कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को खोलते नहीं पत्ते, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए प्रॉपर्टीज से कि कौन सा केस है, और उसके बेसिस पे तुम आइडेंटिफाई करोगे। समझ नहीं आया। एक बार तो यही लिखा हुआ कि क्वेश्चन में जाके देख लोगे, एक बार 2016 में ये पूछा होगा आर लिखा हुआ, आर इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी आई कैप और 5 कॉस 2 पाई टी जे कैप, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ऐसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ, जाके देख लोगे, स्टेटमेंट नहीं ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ। अच्छा ये प्रॉपर्टीज पूछे कौन सा ट्रू है इसके प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेटली कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, किसका फंक्शन है ये टी का फंक्शन है ना, तो कौन सा केस हो गया, ये गलत है, ये क्या है गलत है। फार्मूला क्या लिखा है ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, तो कौन सा केस हुआ यूनिफॉर्म का केस हुआ, तो यूनिफॉर्म की जितनी प्रॉपर्टी है तो वो ट्रू हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आया, अरे क्वेश्चन यही लिखा होगा आर लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ पार्टिकुलर मूविंग इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वहाँ से क्या देखना है, टी का कोफिशिएंट को ओमेगा कहते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में तो टी का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, तो टी का कोफिशिएंट से तो ओमेगा निकाल लिया, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, तो 2 पाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा का मतलब कौन सा केस है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है तो टिक आउट कर दोगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो जो हज़ारों प्रॉपर्टी बताए जा सकते हैं, 40 तो हमने आउटलाइन किया ना, बनाने की बातों कितनी बात बनाया जा सकता है। वेलोसिटी किधर होती है,
टेंजेंट एक्सेलरेशन किधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, समझ नहीं आई बात। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड्स द, समझ आ गया लोगों को। और रेडियस कितना होगा, 5 होगा। ये लिखा था ना कि 5 sin ओमेगा टी 5 cos ओमेगा टी, तो वो स्क्वायरिंग एडिंग कर लो 5 आ जाएगा ना वहाँ से, या 5 पहचान लो, 5 रेडियस कितना 5 है। ऐसा स्टेटमेंट कुछ भी बनाया जाता है वो पहचान लो वहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जितने स्टेटमेंट लिखा है ना, उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, टोटल एक्सेलरेशन किधर है, इधर है सेंटर की तरफ, अब वेलोसिटी किधर होगी, दोनों के बीच का एंगल कितना, समझ आई बात नहीं है। तो ऐसे कुछ भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। अब तुम्हारा काम है कि एक बार यूनिफॉर्म पहचान लिया तो क्या क्या, तो उसमें 4 ऑप्शन में जो सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ पहचानो तुम। बातें बनाने वाली होती है कि आपको इसलिए क्लैरिटी से बताया गया, जितनी भी बातें इसमें बना दी जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए। तो एक तो पहचान लिया कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन की चर्चा कर रहे थे, वन मोर एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो देख लिया एक डायग्राम मैं लेना चाह रहा था कि ये भी तो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ये भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि ऐसा दिया हुआ 37 डिग्री, जो टोटल एक्सेलरेशन दिया हो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री पे, रेडियस दिया हुआ अल्फा निकालना भी निकालना, रेडियस 4 मीटर, अल्फा की वैल्यू बता दें, भी की वैल्यू बता दें। क्या करेंगे, टेंजेंशियल कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल 16 या 12, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 16 आएगा या 12 आएगा, 20 का कंपोनेंट ले लोगे ना, 20 इंटू कॉस 37, तो 20 इंटू 16, और ये रेडियल वाला कितना आ गया, तो डाटा विल बी टेंजेंशियल के लिए क्या कर लिख लोगे 16 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, और एसी की वैल्यू कितनी है, एसी 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 तो बी की वैल्यू √3 या 48 का रूट, दोनों केस का केसेज करवा दिए, एक्सेलरेशन के बारे में दोनों केस करवा दिया। झूले वगैरह आज तक झूला ही नहीं तुम लोगों ने। आदमी तो अभी जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो भी पार्क वार्क में झूलते रहते हैं, जबकि उनको मना किया जाता है कि बच्चों के लिए टूट जाएगा ये। तुम ही मना करते हो कि मेरे लिए ये, तुम बूढ़े लोग क्यों इधर घूम रहे हो और अब यहाँ पे बोलते मेरे तो झूला ही नहीं आज तक, कंट्राडिक्शन पैदा करते हो। जो बूढ़े हो गए हैं उनको बचपन में मौका मिला नहीं, पहले ऐसे बने नहीं होते थे, या वो जब अपना बचपन जहाँ बिताया वो वहाँ उनको नहीं मिला हुआ, तो आज उनको लगता है कि हम भी झूल लेते हैं। क्या ऐसा क्या है इसमें, अगर आपने अभी तक नहीं झूला तो जाके झूल लेंगे। चले वन मोर फोर्स को तो देख लेते हैं कि क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताया एक्सेलरेशन में भी टॉपिक में चल रहा, 3 का टॉपिक बताया था, टॉपिक का नाम सुन लें। एक यो क्वेश्चन थ्योरेटिकल, दूसरा एक्सेलरेशन फोर्स। एक्सेलरेशन जब बोल रहा हूँ तो फोर्स भी कौन कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक टाइप्स ऑफ सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो बुक पढ़ रहे थे, या भी न्यूटन नाम इक्वेशन में ले जाऊंगा, तो सारे किस केस में आ जाएंगे, एक्सेलरेशन और फोर्स में आ जाएंगे। और तीसरा एक केस आता है क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना। क्या कौन सी वेलोसिटी निकालना, ये वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए बॉटम पे स्पीड रूट 5 GR होती है, ऐसे सुना होगा, या टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट GR होती है, तो ऐसे सुना होगा। या तुमने अभी तो सर्कस में जाके देखा होगा ना, सर्कस में तो हाँ कौन सा डेथ बेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, डेथ बेल वगैरह देखा नहीं, देखा जा करके, बस रावण को देखा जल गया ताली बजा दिया, चलो मजा आ गया रावण जल गया वहाँ देख के देखना तो जा करके, तो उसमें डेथ बेल दिखाते हैं लोग,
डेथ वेल में तो रोड पे देखते हो ना, बाइक डेली रोड पे चलता हुआ देखते हो ना। डेथ वेल में क्या करते हैं, तो ऐसे सिलेंडर बना होता है और उसमें घूमते हैं, दीवारों पे घुमाते हैं। नहीं दिखाते, पैसे लेते हैं ना ऊपर आके ऐसे करके। हाँ वो सब जाके देखो जो भी दिखाते हैं। तो डेथ वेल देखना था। तो डेथ वेल में क्रिटिकल स्पीड होती है कि उतना से ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तभी बाइक क्या करेगी, घूमते रहेगी। अगर उससे कम स्पीड करेंगे तो क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगा। समझ आई बात नहीं। या दूसरा एक रोटर का केस होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल रूम होता है। और सिलेंड्रिकल रूम में तो किसी ऑब्जेक्ट को तो वर्टिकल दीवार पे चिपका देंगे और वो ऑब्जेक्ट वहीं रह जाएगा। बोलेंगे देखो ये सब कुछ है यहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे रख देंगे और वो जो सिलेंडर घूमता रहेगा वो वहाँ पे क्या रहेगा, वो चिपका रहेगा। तो उसके लिए फिर से क्रिटिकल स्पीड आती है। क्या आती है, जैसे वर्टिकल सर्किल में बॉटम पे क्रिटिकल स्पीड √5 GR होती है, या तुमने सुना होगा बॉटम पे क्रिटिकल स्पीड ज़्यादा स्पीड होगी। तुम झूला झूल रहे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये झूला झूलने में कोई भी झूल रहा है, मान लो रेस कोर्स में तुम हो, मोदी साहब के साथ हो, मोदी साहब को झूला झूल रहे हो, साथ में झूल रहे हो दोनों लोग, टूटने के चांस कहाँ पे होंगे। अगर झूला टूटा तो कहाँ टूटेगा, बॉटम पे टूट रहा है, क्योंकि बॉटम पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बॉटम पे स्पीड मैक्सिमम होगा, तो टेंशन भी क्या होता है, समझ आई बात नहीं। तो ऐसे ऐसी बात है, 3-4 बार क्वेश्चन में पूछा हुआ कि झूल रहा 4 पॉइंट दिखाते कहाँ पे टूटने के चांस है। तो टूटने के चांस कहाँ पे ग्रेटेस्ट होता है, बॉटम पे। अभी मैं लाऊंगा टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम वहीं पे आएगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है। तो स्लैक होने के चांस कहाँ पे होते हैं, टॉप पे। स्लैक होने के चांस कहाँ पे होते हैं, या तुम साइकिल चलाए हो कभी, साइकिल चलाया, यू टर्न लियो, यू टर्न लेते तो सीधा रहता आदमी, ऐसे झुक जाता। तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट बोलते, क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। कितना एंगल से झुकना पड़ता है, इक्विलिब्रियम में ऐसे नहीं झुक ही गए तुम पूरे तरह से, झुकना के बोला झुकना तो वही बिस्तर लगा लिया झुक गया। एक पार्टिकुलर एंगल तक क्या करना होता है, बैलेंस में रखना होता है। तो क्रिटिकल एंगल निकालता कि तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट कितना होता है, तो क्रिटिकल स्पीड निकालता, RG tan θ रूट आता है वही भी, वो कितना आता है, या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पे सेफ स्पीड। तो ये सारे के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा हुआ। या तुमने सर्कुलर मोशन देखा होगा, 15 अगस्त को दिखाते हैं, 26 जनवरी को दिखाते हैं। जो एयरफोर्स में होते हैं ना, पायलट वगैरह होते हैं ना, वर्टिकल लूपिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर ऐसे जो उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर अभी तक बोलता था कि हॉरिजॉन्टल में उड़ता है, वहाँ से क्या गिराया था, फूड पैकेट गिराया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या गिराया था, अब सर्कुलर मोशन में क्या करोगे, हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ेगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल लूपिंग करना। क्या करना है, वर्टिकल लूपिंग करना। तो वो होते हैं, तो उस पर भी होते हैं कि पार्टिकुलर स्पीड से, मतलब अभी तुम रिलैक्स में बैठो, सब लोग आप रिलैक्स में चल रहे हैं। मेट्रो में जाकर देखो, मेट्रो में सब लोग क्या है, रिलैक्स है। अचानक मेट्रो चलने लगी वर्टिकल में तो क्या होगा लेकिन 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 हंसी आ रही है, हंसो हंसो लेकिन अगर मेट्रो वर्टिकल में चलेगी, तुम्हें जो डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकुलर स्पीड से चलेगी तो तुम मेट्रो ऊपर चलेगी तो भी क्या रहोगे, तभी हंसोगे। समझ नहीं आई बात। एक पार्टिकुलर स्पीड पे क्या होगा, तुम्हें जो डर है ना कि कुर्सी, उसमें तो मेट्रो में कुर्सी बंधा रहता है, तो कुर्सी का तो डर है नहीं कुछ, तुम्हें डर लग रहा है कि हम सेपरेट में लेकिन एक पार्टिकुलर स्पीड पे क्या होगा, तुम नहीं गिरोगे, चिपके रहोगे। उससे कम स्पीड पे चलाएगा मेट्रो तो क्या होगा, एक दूसरे पे गिरोगे। लेकिन एक पार्टिकुलर स्पीड है, उससे ज़्यादा चलाएगा। घर पे जाके कर सकते हो काम, ये एक गिलास ले लो, गिलास में पानी भर लो, और गिलास में पानी भरने के बाद उसको क्या कर दे, वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा के देखो। तो वर्टिकल सर्कल में एक पर्टिकुलर स्पीड से घुमाओगे तो वाटर बाहर नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं कि तुम गिलास लिया ऐसे और ऐसे पे गिर गया। क्या बोले, एक पर्टिकुलर स्पीड है
मेंटेन रखना होगा, उतना या उससे ज़्यादा स्पीड से करोगे तो नहीं गिरेगा पानी। ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गिलास में लेकर के। ऐसा नहीं जहाँ था पानी गिरा दिया, बोला मास्टर ने कहा था ऐसा करने के लिए। एक पार्टिकुलर स्पीड से घुमाओगे तो नहीं गिरेगा। समझ आ गया वो लोगों को? तो ऐसे बहुत सारे स्पीड आएगी, क्रिटिकल स्पीड आएगी, तो एक वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की। स्ट्रिंग कहाँ पे टूटता है, ये सब जनरल नॉलेज के पॉइंट है। वर्टिकल सर्कल में घूमने के लिए कितना बॉटम पे ऊपर, तो क्रिटिकल स्पीड पे क्वेश्चन आते हैं। वह देख लो, दो चार बार रूट 5G पूछा हुआ। नीचे जो बॉटम पे टूटता है वो 4-5 बार वो क्वेश्चन में पूरे जो है 10 साल को 20 साल का सोल्व करो 5 बार वो पूछा हुआ। तो ऐसे क्रिटिकल स्पीड कहाँ पे टूटा, कहाँ पे सिलेक्ट हुआ, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। समझ आई बात नहीं आई? तो बता दिए क्वेश्चन का जोन समझ में आया? क्या क्या? पहला थ्योरेटिकल, दूसरा एक्सेलरेशन फोर्स के बारे में। अभी ये फोर्स में एक्सेलरेशन तो अभी FBD बनाना बचा हुआ। और तीसरा केस बताया क्रिटिकल स्पीड, कि कितना स्पीड या उससे ज़्यादा जो मोटर रोटर बताया, डेथ वेल बताया, या वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना, या हेलीकॉप्टर को लूपिंग बताया, या ग्लास में पानी, तो कितने स्पीड पे बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे, या स्पीड ब्रेकर पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जाती है ना स्पीड ब्रेकर पे, तो गाड़ी ऐसे स्पीड ब्रेकर पर गई और फिर नीचे आना ना उसको, तो एक पार्टिकुलर स्पीड पे नीचे आएगा। उससे ज़्यादा स्पीड करोगे तो क्या करेगा? हेलीकॉप्टर बन जाएगा वो। क्या बन जाएगा वह? हेलीकॉप्टर बन जाएगा। देखो गाड़ी पुरानी पिक्चर में दिखाते हैं कि गाड़ी लेके भागा और उड़ गया गाड़ी, ऐसे उड़ता हुआ दिखाते हैं ना। तो एक पार्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा करोगे तो क्या कर जाएगा? तो ऐसे क्रिटिकल स्पीड वाले केस करेंगे। ये पूछा जो पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। ये तुम देखा हो ना, कहीं भी जाओगे, जैसे अभी जाओगे तो लेकर दिसंबर में जाते हैं लोग, इधर विंटर में लेकर जाते हैं ना शिमला वगैरह, स्नोफॉल देखने के लिए। तो शिमला वगैरह जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है? शार्प टर्निंग होता है। तो वहाँ पे स्पीड लिखा रहता है, कितनी स्पीड से चलाएं। फिर भी तुमने देखा स्पीड लिखा है, इससे ज़्यादा चला के दिखा देता हूँ तुम्हें। तो वहाँ पे बच क्यों जाते हो फिर? क्योंकि बच जाते हो इसलिए कि वहाँ बैंक्ड रोड होता है। वहाँ का रोड ऐसे नहीं बनाया रहता, ऐसे उठा हुआ रहता है। जिधर माउंटेन होगा ना उसे धंसा रहता है, और जिधर खाई होगा उधर उठा हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? बैंक्ड रोड। एक तरफ गड्ढा कर दो, एक तरफ उठा दो, तो क्या बोलेंगे उससे? बैंक्ड रोड। गड्ढा किधर करोगे? माउंटेन की तरफ। और उठाएंगे किधर? उल्टा करेंगे तो क्या होगा? तुम खाई की तरफ गड्ढा कर दो, पहले गड्ढा ही गड्ढा है, उसके बाद तुम किसी कोई भी स्पीड करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। समझ नहीं आई बात? वहाँ भी एक पार्टिकुलर सेफ स्पीड होता है। तुम बच जाते हो, उस स्पीड लिमिट से आगे चला के भी बच जाते हो। कारण क्या होता है? बैंक्ड रोड। तो बैंक रोड पे सेफ स्पीड एक आती है, RG 10 थीटा का रूट, और फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड आती है। क्या आती है वहाँ पे? मैक्सिमम सेफ स्पीड और मिनिमम सेफ स्पीड निकालेंगे वो जाकर के वहाँ पे। तो ऐसे स्पीड की चर्चा। तो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में एक लाइन नोट कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार फोर्स है, सभी ने फिर इसका मजा लिया। सभी लोगों ने इस फोर्स का आनंद सभी लोगों ने लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल। CF क्या है? तो दोनों में रिलेशन ये है। कौन बताएगा क्या लिखा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर ही मैग्नीट्यूड में होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ना अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल के डायरेक्शन से अपोजिट है। सेंट्रीपिटल में सेंटर को पीटता है, ये सेंटर को नहीं पीटेगा, ये सेंटर को नहीं पीटेगा। समझ ये बात नहीं है? बताया ना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो वाइफ मान लो, तो वाइफ किसको पीट रही थी? सेंटर को। सेंटर क्या हो गया? पति हो गया। सेंटर हो गया पति, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? पत्नी। तो पत्नी किसको पीट रही है? पति को। ये कहानी है, घर घर की कहानी यही है। अच्छा तुम्हारे साथ नहीं हुआ? अब तुम्हें पता नहीं चलेगा ना, अभी बाद में पता चलेगा, जब शादी होगी तब पता चलेगा। देखा नहीं ना, तुम्हें दिखाया नहीं जाता है। यही तो इसमें क्लाइमेक्स है, बच्चों के सामने नहीं करते ना। और बच्चों के सामने करेंगे तो फिर तुम माता पिता को समझोगे नहीं, तुम भी देने लगोगे। बच्चों के सामने थोड़ी करेंगे। आदि आदि तुम ये चाहते हो कि
यही क्लाइमेक्स है इसमें। चले यहाँ पे मैं बोलना बस इतना चाहता हूँ कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाय है ये नहीं मारती है, ये सेंटर को नहीं मारती है, पति को नहीं मारती है, कहाँ मारती है? बाहर वाले को। ये बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, बाहर की तरफ होगा। किधर होगा साहब? याद रह जाएगा। सेंट्रीपिटल में सेंटर को मारेगा, सेंट्रीफ्यूगल में बाहर की तरफ मारेगा। डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। और ये फोर्स कब लगाएंगे? ये फोर्स लगाएंगे जब हम जाकर के पेंडुलम पे बैठ जाएंगे। सूडो फोर्स में बताया था ना कि कब लगाते हैं? जब ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, तब क्या लगाना पड़ता है? सूडो फोर्स वहाँ नाम दिया था। यहाँ भी ये सूडो फोर्स है, इसी को स्पेशल नाम क्या देते हैं आप? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम व्हीकल में बैठे रहोगे तब ये लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल। व्हीकल में बैठे लगा रहोगे तो क्या लगाओगे तुम? सेंट्रीफ्यूगल। समझ आई बात नहीं आई? तुम कभी भी किसी भी व्हीकल में बैठते हो ना, जब भी वो यू टर्न पे जाता है तो तुम देखोगे तुम्हें लगता है कि कोई बाहर की तरफ ले जा रहा, तो किसके कौन सी फीलिंग आ रही है? सेंट्रीफ्यूगल लग रही है। जब तुम व्हीकल में बैठे हो और व्हीकल कहाँ पे जाती है? सर्कुलर टर्निंग पे जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है? बाहर की तरफ तुम्हें क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो कौन सा फोर्स खींच रहा है वो? सेंट्रीफ्यूगल। कौन खींच रहा है? याद रह जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए तीन ही बात जाननी है। एक जाननी है मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बटा आर, एम डब्ल्यू वी आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, अपोजिट टू सेंटीमीटर, अवे फ्रॉम द। और अप्लाई करेंगे जब, तो जाकर के पेंडुलम पे बैठेंगे तब क्या लगाएंगे? अगर पेंडुलम पे नहीं बैठ के बाहर से अगर देख रहे हो, सेंटीमीटर मतलब बाहर से जब ग्राउंड से सोल्व करो तो और इनर्शियल फ्रेम में सोल्व कर रहे हो, और जब पेंडुलम पे बैठ जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के सोल्व करेंगे। किसको लगा के सोल्व करेंगे? समझ आ गया होगा लोगों को? ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।